बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कुछ दिनों में आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो इसी सिलसिले में हम केमिस्ट्री का जो फर्स्ट एनुअल में पेपर हुआ था मार्च और अप्रैल 2025 में कंडक्ट हुआ था, वो पेपर हम सॉल्व करेंगे। इस सिलसिले में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करके अपलोड कर दिए गए इस चैनल पर, और एग्ज़ाम पेपर की प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियोस अवेलेबल हैं। आज जो हम पोर्शन करेंगे वो है हमारे पास सेक्शन सी, ठीक है, जिसमें कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चंस में कह रहे हैं अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेसिकली यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है जी। 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 6 मार्क्स के होंगे, ठीक है जी। 6 और 6 12 हो जाएंगे मार्क्स, और 2 क्वेश्चंस लॉन्ग जो हैं आपके पास वो 4 मार्क्स के आएंगे, ठीक है जी। 12 और 8 20 हो जाएगा, ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहे हैं जी कंपेयर गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। कंपैरिजन करना है आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स का इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि मेटल्स में कैसी है और नॉन मेटल्स में कैसी है, डक्टिलिटी में कैसी है और मेल्टिंग पॉइंट में कैसी है। अच्छा, आप साथ साथ जो है ये मार्क्स का वो भी देखा करें डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ है ना, तो हर प्रॉपर्टी के कम से कम 2 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स जो हैं लिखने चाहिए कंपैरिजन के, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मेटल्स लिख लिया एक साइड पे और एक साइड पे नॉन मेटल्स लिख लिया। सबसे पहले आगे थर्मल कंडक्टिविटी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि टेम्परेचर को जो है या हीट को वो कितना कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स डेफिनेटली आपने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, ठीक है। मेटल वाली चीज़ को गर्म करें तो जल्दी हो जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और नॉन मेटल्स की उससे डेफिनेटली कम होती है। तो यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। पहला कंपैरिजन का ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है हीट ट्रांसफर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। मेटल्स के अंदर ना फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लोकलाइज से मुराद किसी खास स्पेसिफिक जगह पे, डीलोकलाइज जो है वो किसी भी जगह पे उसके अंदर जो है वो मौजूद, पर कोई ख़ास लोकलाइज उसकी जगह या फिक्स जगह नहीं है, ठीक है। विच ट्रांसफ़र हीट क्विकली थ्रू आउट द मेटल लेटस, ठीक है जी। लेटस से क्या मुराद है, जो भी मेटल का स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल बना हुआ है ना, ठीक है जी, उसके अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली टेम्परेचर को या हीट को मूव करता है, ठीक है जी। तो ये दूसरा पॉइंट जो है, इसकी रीज़न आ गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हीट को क्विकली ट्रांसफ़र करता है मेटल लेटस के अंदर। और जबकि यहाँ पे क्या है जी, हीट ट्रांसफ़र इन नॉन मेटल अकर थ्रू वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन के थ्रू होती है, डेफिनेटली नॉन मेटल्स भी हीट अप होती हैं, बट इसके मुकाबले में मेटल्स के मुकाबले में कम होते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन के थ्रू होती है ऑफ एटम्स विच इज़ लेस एफिशिएंट, ठीक है, जो कि इसके मुकाबले में किससे बात हो रही है, मेटल्स के मुकाबले में लेस एफिशिएंट है। इधर जो है वो फ्री डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट क्विकली ट्रांसफ़र होती है, और यहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। फॉर एग्जांपल आपको ये पॉइंट नहीं आता तो आप यहाँ पे कोई ना कोई एग्जांपल दे दें कि फॉर एग्जांपल जो है मेटल के बने हुए यूटेंसिल्स वगैरह हैं, उसमें जो है वो स्टेनलेस स्टील और इस तरह की चीज़ें हैं, और प्लास्टिक के जो है वो प्लेट्स या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो कम जो है वो हीट उनमें कंडक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आ गई डक्टिलिटी। डक्टिलिटी से मुराद क्या है कि वायर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। ऐसे उसको खींच के या प्रेस करके, कंप्रेस करके वायर्स में कन्वर्ट करना। तो ये भी प्रॉपर्टी मेटल्स की है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, या कह दें मेटल्स आर डक्टाइल। दीज नॉन मेटल्स के दीज आर ब्रिटल एंड नॉन डक्टाइल, ठीक है जी। ब्रिटल से मुराद BRITTLE ब्रिटल होती है, टूट फूट का शिकार होने वाली, एंड नॉन डक्टाइल कर दें, ठीक है। यहाँ पे नॉन डक्टाइल करने वाले ब्रिटल भी हैं, टूट फूट जाती हैं, जाहिर है जब इनको प्रेस करते हैं या हैमर से मारते हैं इस तरह वायर्स में ड्रॉ करने के लिए, तो ये ब्रिटल हैं, टूट जाती हैं, और नॉन डक्टाइल है। नेक्स्ट पॉइंट है डक्टिलिटी इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से डक्टिलिटी है। रीज़न आगे, where the layers of metal can be slide over one another without breaking the
बॉन्ड, ठीक है जी। जाहिर है अब वो वायर्स में जब उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से जो लेयर ऑफ मेटल है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर जाती हैं विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, बट उनका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से वो खुद ब्रेक नहीं होती, ब्रिटल नहीं होती, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब when force is applied on non metals bond break rather than layer to the slide, ठीक है, वो लेयर्स या स्लाइड लेयर्स में स्लाइड करने की बजाय उनके बॉन्ड्स जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है यहाँ पे एज कंपेयर टू मेटल्स वीकर बॉन्ड है इनके दरमियान, ठीक है जी। इसकी आप एग्जांपल भी दे सकते, एग्जांपल कॉपर वायर्स हैं, गोल्ड वायर्स हैं, ठीक है जी, एल्युमिनियम की वायर्स हैं, यहाँ पे प्लास्टिक ब्रेक ड्यू टू ब्रेक और शटर भी मतलब हो जाता है टूट जाना, ठीक है जी। तीसरी जो प्रॉपर्टी उन्होंने पूछी थी वो था मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है ये भी डेफिनेटली मेटल्स के अंदर हाई होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, या आप जस्ट पहला पॉइंट ये कर दें कि हाई है इसमें और यूजुअली लो है, ठीक है जी। अगला पॉइंट बेशक आप बना दें कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड वो जो है मेल्टिंग पॉइंट्स हाई है और वीकर बॉन्ड की वजह से लो है, ठीक है जी। ये रीज़न यहाँ पे दूसरे पॉइंट में भी वही आ रही है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, ठीक है, जैसे कि टंगस्टन वगैरह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मैनी नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज गैसेस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। ये वैसे पॉइंट ऊपर आ जाना चाहिए था जी कि लेस अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी, यानी कि इसके सामने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और यहाँ पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है जी, बॉन्ड जो है वो वीक है तो इसलिए लेस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, इधर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। ये वाला बेशक आप पॉइंट रहने दें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में जो सेकंड ऑप्शन थी ये है ड्रॉ डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। ये अभी किसी स्टूडेंट ने कहा भी है कि मुझे डॉट और क्रॉस मॉडल नहीं आता, तो यहाँ पे इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, जिनको आता है उनका रिवाइज हो जाएगा और जिनको नहीं आता वो उसको समझ लें। इन तीन चीज़ों का डॉट और क्रॉस मॉडल बनाना, ठीक है जी। सबसे पहले आ जाते हैं NH3, ठीक है। अच्छा, डॉट और क्रॉस मॉडल को समझने के लिए आपको सबसे पहले सोडियम की ये नाइट्रोजन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन की है 1,1 और नाइट्रोजन की है 7,14, यानी कि 7 इसमें है एटॉमिक नंबर और 1 इसका है एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। अब नाइट्रोजन का 7 से क्या मुराद है कि अगर हम इसको करें ना स्कूल पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 2 और तीसरे में क्योंकि इसका 7 है नाइट्रोजन का 7/14, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना 2 2 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका है। अब यहाँ पे ये 1s है, ये 2s है और p आपको पता है 2 से स्टार्ट होता है। तो ये वाला हिस्सा जो है इसके आउटर इलेक्ट्रॉन में आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। पहले में 2 कंप्लीट हो गए, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है जी। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको जो है ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का है 1 यानी कि उसके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है जी। उसको कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ताकि वो ड्यूप्लेट रूल पूरा कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है NH3 यानी कि 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और 3 हाइड्रोजन के जो है वो एलिमेंट है, ठीक है, ये एटम्स है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की टोटल आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। उनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये इस तरह से, ठीक है जी। ये 2
अच्छा, अब ये जो मैंने ओवरलैपिंग बनाया, जिस तरह आपने चैप्टर 3 किया हुआ है मैथमेटिक्स का, वहाँ पे जब हम ओवरलैपिंग चीज़ बनाते हैं तो इसमें भी आप ओवरलैपिंग बनाएंगे डॉट और क्रॉस मॉडल बनाने के लिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो इसके पेयर बना लेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये नाइट्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। 2 और 3 5। तो यहाँ पे हमने 5 ड्रॉ कर लिए, ठीक है। 2 नाइट्रोजन के फ्री पड़े हैं, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एक हाइड्रोजन के साथ पेयर बना लेंगे, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन के पास आउटर शेल में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो अब आप अगर इस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर को देखें, तो अगर आप नाइट्रोजन के देखें तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है जी। और अगर आप नाइट्रोजन को इग्नोर करके हाइड्रोजन को देखें तो इस हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट रूल पूरा हो रहा है, इस हाइड्रोजन के में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, इस हाइड्रोजन के भी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। तो हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है और नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल के मुताबिक चल रहा है, ठीक है जी। तो ये हमने ओवरलैपिंग बना लेना ताकि इसका कॉमन एरिया आ सके। तो ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर आ गया NH3 अमोनिया का। अच्छा जी, अब N2 नाइट्रोजन जो है उसका डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब अगेन जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है जी। और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस नाइट्रोजन के इधर ड्रॉ कर, 2 और 3 5। सिमिलरली इस नाइट्रोजन को हम रेड कलर से शो कर लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स 2 फ्री वाले इधर आ गए और 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ठीक है जी। कॉमन हिस्से में आपने ड्रॉ कर। अब अगर आप इस नाइट्रोजन को देखें तो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं इस शेल में। इस तरह से अगर हम इस नाइट्रोजन को देखते हैं तो इसके भी 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंप्लीट हो रहे हैं। तो N2 जो है हमारे पास नाइट्रोजन, ये जो है इसके भी डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि इसके दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ये डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, एक को हम क्रॉस से शो करते हैं, एक को हम डॉट से। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर उन्होंने पूछा है वो है मीथेन का, ठीक है जी। अब मीथेन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, कार्बन का पहले समझ लेते हैं। कार्बन के जो है वो एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कार्बन के इनर शेल में 2 हो जाएंगे और आउटर शेल में 1 2 3 और 4 हो जाएंगे, यानी कि ये 4 मज़ीद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ बना सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये डुप्लेट अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर सके, ठीक है जी। 1 2 3 और ये 4। तो इसी तरह से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है जी। हाइड्रोजन एटम्स को आप बेशक, ये मैंने रेड कलर से शो कर दिया, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ठीक है जी। तो अब कार्बन के आउटर शेल वाला हमने ड्रॉ करने 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है जी। अब अगर आप हर एक हाइड्रोजन को देखें इंडिविजुअली तो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डुप्लेट रूल पूरा कर रहे हैं। हर हाइड्रोजन के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ठीक है। अगर हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन के भी 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कार्बन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर मीथेन का आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिव बैलेंस रिएक्शन ऑफ HCl विद जिंक Na2CO3 होगा, ठीक है जी। कि यहाँ पे 2 नहीं लिखो, Na2CO3 होता है और NaOH, ठीक है जी। इन तीनों के साथ आपने बैलेंस रिएक्शन देना है HCl के साथ, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम कर लेते हैं Zn प्लस HCl क्या बनेगा, ZnCl2, ठीक है। जिंक के ऊपर +2 होता है, ठीक है जी, इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्लोरीन जो है इसके साथ फिर Cl2 बनाएगा और H2 हो जाएगा, ठीक है जी।
अब बैलेंस देख लेते हैं। जिंक यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन के इधर 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर एक है, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। आपने 1 बाई 1 हर एक जो है वो चेक कर लेना है कि जिंक इधर भी पूरा है, एक एक है, हाइड्रोजन इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, क्लोराइड इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन। नेक्स्ट है जी Na2CO3 के साथ HCl को अगर मिलाएंगे तो ये आ जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, नमक। और इसके अलावा H2O बन जाएगा, वाटर, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास अगर आप देखें तो नाइट्रोजन 2 है, सॉरी सोडियम 2 है, इधर सोडियम Na 1 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टी, आप बेशक पहले लेड पेंसिल से लिख लिया करें, बाज़ दफ़ा इसको इरेज भी करना पड़ता है, तो जब बैलेंस हो जाए तो फिर उसको फाइनली आप डार्क से कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, ये 2 हो गया, क्लोराइड इधर 2 है, इधर 1 हो गया, तो अब यहाँ पे हमें 2 क्लोराइड करने हैं, ठीक है जी। हाइड्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, कार्बन इधर 1 है और इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 और 1 3 है, तो ये बैलेंस हो गया हमारी केमिकल इक्वेशन। तीसरा जो उन्होंने कहा जी NaOH के साथ HCl का रिएक्शन, तो ये आ जाएगा NaCl और HSOH के साथ मिलके वाटर बना देगा H2O। तो यहाँ पे Na का एक है, यहाँ पे भी Na का एक है, OH ऑक्सीजन जो है इधर एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन 1 और 1 2 और इधर भी 2 आ गया, तो ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है हमारे पास। तो इस तरह से ये तीनों का रिएक्शन और बैलेंस इक्वेशन आ गए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो उसके साथ है क्वेश्चन 4 का सेकंड ऑप्शन ORR के साथ, हाउ कैन अल्कीन्स बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग, ठीक है जी। अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर किया, अल्केन्स को सॉरी कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, फॉलोइंग यानी कि अल्काइन से और अल्काइल हेलाइड से, ठीक है। गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच, हर एक के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी देनी। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स पूछे, हर पार्ट के 3 मार्क्स है, यानी कि 2 मार्क्स ये बताने के कि कैसे ये रिएक्शन होगा और उसकी केमिकल इक्वेशन लिखने का फिर 1 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 14 में है, आई थिंक पेज 193 है, या नई बुक्स है तो थोड़ा सा उसमें पेज जो है वो चेंज होगा। बाई हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है, अल्काइन से मुराद अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है जी। अब इनके अंदर अगर हम हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अल्काइंस, अच्छा ये अल्काइन के थ्रू हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइंस बाय कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है कि अगर पार्शियल करेंगे तो पहले अल्कीन बनता है, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, फिर दोबारा ऐड करेंगे तो अल्केन बन जाएगा, ठीक है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये अभी रिएक्शन आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, निकल, प्लाटिनियम और पैलेडियम, ठीक है। आप वहाँ पे पढ़ लेंगे तो निकल के साथ इसका टेम्परेचर डिफरेंट है और प्लाटिनियम और पैलेडियम के साथ हाई टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास अल्काइन हम ले लेंगे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला CH और CH, ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड वाला। निकल इसमें कैटलिस्ट के तौर पे आ गया, ठीक है, और टेम्परेचर जो है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन जब ऐड होगी इसमें, ये देखें जी, हाइड्रोजन जो ऐड हो रही है तो ये एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। और दूसरा ये है कि यहाँ पे निकल का टेम्परेचर 200 से 300 रिक्वायर्ड है। प्लाटिनियम और पैलेडियम के लिए रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड कर लीजिएगा H2, ठीक है। तो एक बॉन्ड टूट गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हुई, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं है क्योंकि हमने अल्केन बनाना तो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन चाहिए, ठीक है। तो अभी मज़ीद एक हाइड्रोजन और ऐड हो सकती है, ये बन गया अल्कीन या इथीन बन गया हमारे पास, ये था इथाइन,
ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन। अब इस इथीन को अगर हाइड्रोजन मज़ीद ऐड करें निकल के साथ और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो CH3 ये इथेन बन गया जिसे हम अल्केन कहते हैं। ठीक है जी। सेकंड है हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी। अब व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद जिंक, जब अल्काइल हैलाइड को आप जिंक के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, ठीक है जी, HCl हो जाए या एसिटिक एसिड हो जाए, CH3 डबल बॉन्ड हो जाए, या ये हो जाए, या इट प्रोड्यूसेस अल्केन्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा CH3 और ये 2 हाइड्रोजन ऐसे एटॉमिक हाइड्रोजन आ जाएगी इसके साथ जिंक, और HCl एक्वस की मौजूदगी में ये बन जाएगा CH4, ये Cl बॉन्ड ब्रेक होके H के साथ आ जाएगा, HCl आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये हाइड्रोजन इधर 2 थे, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस है, तो ये मीथेन हमारी बन गई जिसे हम अल्केन कहते हैं। ठीक है जी। और इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि जिंक रिएक्ट्स विद एक्वस एसिड टू रिलीज एटॉमिक हाइड्रोजन, जिसे हम नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं, दैट रिड्यूसेस अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को उसने रिड्यूस कर दिया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। मैं जो बाकी 2 क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उस वक्त तक अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।